ओके, सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए। सिलेबस में से हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, ये स्टार्टिंग के डेज में हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। इसके बाद हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए वो ये टॉपिक हैं, जिसमें से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक बचा वो एनपीवी और आईआरआर ही बचा है। ठीक है, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। साथ में जो असाइनमेंट और इंटरनल टेस्ट भी लिया जाना है बच्चों, तो कुछ असाइनमेंट तो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग कर लीजिएगा कि इंटरनल टेस्ट के लिए काउंट होंगे, और किसी एक दिन में आपका इंटरनल टेस्ट भी ले लूंगा। और साथ में जो लोग आप अटेंडेंस दे रहे हो ना, मतलब जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इनके बेसिस पे ही मार्क्स दिए जाएंगे। इसी वजह से मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी अटेंडेंस क्लास के जस्ट बाद पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के लिए, तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जहां डाउट हो तो पूछिएगा क्लास में। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास दो चीजें कंसिडरेबल होती हैं। पहली चीज कि जो यहाँ पर कॉस्ट हम लगा रहे हैं, कॉस्ट किस में लगाई जा रही है? जब कोई प्लांट लगाया जा रहा है या कोई मशीनरी खरीदी जा रही है, तो सब ये क्या है? प्रोजेक्ट। और इन प्रोजेक्ट पर हम कैश अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो ये पैसा वो है जिसके बेसिस पे शेयर होल्डर ने हमें अपना पैसा दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कहाँ पर लगाएं? तो हमारे पास कंसिडरेबल फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला होता है रिटर्न। रिटर्न में हम लोग दो चीजें लेके चलते हैं कि हमारी कॉस्ट कब वापस मिल जा रही है, हमें हमने कितना पैसा लगाया और उसमें से हमें कितना पैसा वापस मिल गया है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, उस पर हमने जितना पैसा लगाया उससे सरप्लस के तौर पर हमें कितना पैसा मिला है, तो कितना जनरेट हुआ रिटर्न। तो उसके लिए हमने चेक किया कि हम आरओआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये चेक करना कि फ्यूचर में सपोज आज की डेट में मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू ना आज की डेट में 1 लाख रुपए, लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद मिलेंगे तो 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 लाख, 1 लाख रुपए नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ वैल्यूज क्या हो जाती है? मनी की कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि जिस मशीन में या जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो हमें कैश इनफ्लो इन फ्यूचर के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, तो क्या वो हमें बाद में मिलेगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दैट मीन्स हम लोग सरप्लस जनरेट करेंगे या डेफिसिट जनरेट करेंगे। तो इस सारी प्रॉब्लम के लिए जो टॉपिक है हमारे पास वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बेसिकली क्या करता है? जो हमने कॉस्ट लगाई है उसको, उसका एक डिफरेंस चेक किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। आई एम रिपीटिंग इट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो मींस जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी टाइम के साथ वैल्यू कम होकर क्या हो जाएगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे पता चलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव होगी तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर नेगेटिव होगी तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा, और अगर इक्वल हुई मींस जीरो रहा आंसर हमारा डिफरेंस का, तो उस केस में क्या होगा कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास क्या और दूसरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है तो जिसकी वैल्यू जीरो आ रही है हम उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन की बात। अब अगर हम बात करें इसके न्यूमेरिकल्स की, तो जल्दी से नोट करो इसका ये फॉर्मूला, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके भी कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं। नोट कर लोगे तो बता देना। हो गया। ओके बेटा, हो गया सर। ओके, रुको फिर आपको लिए
देखो चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करा है मैंने, इस लिंक पे ना आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, एक टेबल मिलेगी, इसको जल्दी से डाउनलोड करके रखो सब लोग। कर लिए? हाँ सर। ओके, हम पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। देखो एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसको लार्ज सिग्मा बोला जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा मैथ्स में स्कूल में हम लोग करते थे, तो दो तरह के सिग्मास होते हैं, कि स्मॉल सिग्मा जिसको हमने स्टैटिस्टिक में यूज किया था एज एन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये होता है लार्ज सिग्मा, ये किसी फॉर्मूले की डिजाइनिंग में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब एन देखो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट है और टी जो है सब स्क्रिप्ट है। एन सुपर स्क्रिप्ट का मतलब एन जो है ना वो कहाँ पर है, सिग्मा के अपर साइड में है, और टी जो है उसके लोअर साइड में। एन का मतलब, अब इस सिग्मा की इस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो टी की वैल्यू है, टी इज डिनोटिंग द टाइम फ्रेम एंड एन इज डिनोटिंग द टोटल नंबर ऑफ ईयर और एस्टिमेटेड लाइफ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लो अच्छे से बच्चों, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए फॉर्मूला, और इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। T इज द टाइम साइकिल और टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि पहले साल में इतना मिला, दूसरे साल में इतना मिला और तीसरे साल में इतना मिला। एंड N इज द टोटल टाइम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी और प्लांट और द प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर इस सिर्फ इतने पोर्शन की मीनिंग समझ लो आप, सिग्मा से लेके टी इजिकल्स टू 1 तक की मीनिंग क्या बनी है। इसके मतलब ये हुआ कि टी की वैल्यू 1, मतलब कि हम अपना कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर से, और कब तक करेंगे, जब तक कि टी की वैल्यू एन के इक्वल नहीं हो जा रही है। ये कैलकुलेशन तब तक क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, अब यहां पर देखो सी टी लिखा है ना इसने बुक में, सी टी ना लिखे इसको सी एफ टी लिखो, कैश फ्लो फॉर टीएथ ईयर, मतलब कि कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, कैश फ्लो फॉर सेकेंड ईयर, इस तरह से आते रहेंगे ना। ये देखो नीचे इसका डिटेल भी दे रखी है इस तरह से। तो इसको कैश फ्लो सी एफ सबस्क्रिप्ट में लिख दो टी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर टी। अब बच्चों यहाँ पर 1 प्लस के क्या है, के मीन्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन्फ्लेशन रेट, या इस तरह से कोई भी रेट हो सकती है। तो फिलहाल हम इसको, बेटा माइक किसका खुला है, माइक बेटा माइक ऑफ कीजिए सब लोग। नेहा खेतवाल, नंदिता कांडकर, नंदिता। बेटा जब मैं बोलूंगा सिर्फ तब आप लोग माइक ऑन कीजिएगा। ओके, अभी पहले ध्यान सुन लो इसको। तो सी एफ टी का मतलब क्या है, जो फ्यूचर में हमें कैश इनफ्लो मिलने वाले हैं। अब 1 प्लस के टू द पावर टी करने से क्या हो रहा है, हम उन फ्यूचर कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू चेक कर रहे हैं, कि मतलब प्रेजेंट में जो हमें वो पैसा बोल रहे हैं, कि वो बोल रहा है हमसे कि आपको ना 1 लाख रुपए लगा के 10 साल बाद 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वो 2 लाख जो बोल रहा है ना, वो आज के कंटेक्स्ट में बोल रहा है, लेकिन 2 लाख की वैल्यू 10 साल बाद 2 लाख नहीं रहने वाली है, वो कम हो जाएगी। तो वो कैसे कम होगी मैं अभी आपको न्यूमेरिकल में ही दिखाऊंगा। माइनस हमने यहाँ क्या कर देना है, C0, C0 मीन्स इसको CF0 करो, इसका मतलब होगा कि जो प्रेजेंट ईयर में आप कॉस्ट पे कर रहे हो तो वो कितनी कॉस्ट है। तो इसको हम, आप देखो यहाँ पर एक तरह से ये कैश इनफ्लो हो गया और ये माइनस कैश आउटफ्लो हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है एनपीवी, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसके लिए एक न्यूमेरिकल करने के लिए मैं आपको एक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ।
बच्चों जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, जल्दी से उसको डाउनलोड करो, जल्दी करो, इसको सॉल्व करते हैं। हो गया डाउन। नेहा खेतवाल, बेटा माइक बंद करो अपना। कर लिया बच्चों डाउनलोड? जल्दी बताओ बेटा, कम ही टाइम में हमें बहुत टॉपिक कवर करने हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हाँ स्पीड। हाँ सर, कर लिए। कर लिया ना डाउनलोड? अब पढ़ लो एक बार उसको, फिर मैं भी समझा देता हूँ क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। अच्छा मुझे अब ये बताओ, जो मैंने नोट्स इससे पहले दिखाए थे, फॉर्मूला सबने नोट कर लिया है ना? अगर बेटा छोड़ रहोगे फिर मैं आप टोटल आगे पढ़ता रहूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप लोग किस तरह फिर कवर करोगे, और ये सब्जेक्ट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर के पास ले आइए अगर ये आपको टॉपिक इतने डिटेल में कोई पढ़ा दे तो। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको सिंसियरली सारे नोट्स जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर सब लोग नोट करते रहिए, और जहां डाउट होगा तो पूछिएगा। चलो अब क्वेश्चन सुन लो। देखो एक कंपनी है बेसिकली जिसके पास दो प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए इक्वल अमाउंट पे किया जाना है, जिसकी कॉस्ट है कितनी, 50,000 रुपया। अब प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 दे रखे हैं, और इनके 6 साल की लाइफ बता रखी है कि कितने इनको कैश इनफ्लो मिलने वाले हैं। तो अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे जाएं बच्चों, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एनपीवी, एनपीवी इज इक्वल्स टू देखो बच्चों ये फॉर्मूला था, जिसके बाद यहां लिखा था माइनस CF0, ये फॉर्मूला था बेसिकली। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास, मैं सिर्फ पहले एक प्रोजेक्ट का बताता हूं, मैं दो तरीके बताऊंगा बच्चों आपको इसको सॉल्व करने के। ओके, अब दो तरीके में से पहला तरीका ये रहेगा कि आपने यहां पर जो ये वैल्यू लिखी है ना, देखो सबसे पहले आप लोग ना फैक्ट्स आइडेंटिफाई कर लो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे, राइट। एन कितना दिया हुआ है? एन दिया है बच्चों 6 ईयर्स, ठीक है। CF0 क्या कितना दिया है? CF0 दिया है ₹50,000, और CFT क्या दिए हैं? CFT की एक रेंज दे रखी है जो फर्स्ट ईयर से लेकर 5 ईयर, आई मीन 6 ईयर तक दे रखी है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें तो बच्चों वैल्यू किस तरह से रखी जाएगी ये भी देखो। अब
पहले तो आ जाएगा, एक ऑपरेटर ले लेते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो n इजिकल्स टू 6 लिख देंगे और t इजिकल्स टू 1 लिख देंगे कि पहले साल से स्टार्ट होकर ये इस तरह से आगे मूव करेगा, राइट। अब पहले साल में जल्दी से क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है हमें वैल्यू। हमें जो वैल्यू दे रखी है पहले साल में 25,000, प्रोजेक्ट 1 के लिए बता रहा हूं मैं, 25,000। और रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है बच्चों, 10%। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, 1 का 10% निकाल देंगे बच्चों, तो 0.10 हो जाएगा ये। टू द पावर व्हाट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्लस का साइन लगा के। फिर सेकेंड ईयर में दे रखा है वैल्यू कितनी, 15,000 रुपया। बच्चों जहां समझ में नहीं आए मुझे पूछ लेना। और यहां पर इस बार क्या हो जाएगा, ये इस बार हो जाएगी वैल्यू पावर की 2 प्लस नेक्स्ट देखो थर्ड ईयर में दे रखा है 10,000 रुपया और पावर हो जाएगी 3 प्लस फिर दे रखा है नील और पावर हो जाएगी 4 प्लस अब दे रखी 5वें साल में 12,000, पावर हो जाएगी 5 एंड लास्ट एक सेकेंड, लास्ट में आ जाएगा 6,000 और पावर हो जाएगी 6। इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। जल्दी से देखो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट, समझ में आ गया ना कि हमने करना क्या है बेसिकली 4-6, देखो पहले साल से शुरू होकर 6 साल तक ये साइकिल चलेगी कैलकुलेशन की। और यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएंगे वो चीजें जो कि कैश इनफ्लो की तरह हो रही हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें हम एक चीज माइनस करना भूल गए हैं। माइनस हमें करना होता है बच्चों कैश फ्लो
आउटफ्लो 50,000 रुपया जो हमने स्टार्टिंग में कॉस्ट लगाई है, राइट। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पर अगर अब इसको सॉल्व किया जाए, इतना सबने नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। इतना सबने नोट कर लिया है ना? इसको डिलीट कर दूं जो सामने दिख रहा है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन क्या जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ये इस तरह से बन जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में लिखना नोट, मैं मेरे लिए तो ये स्क्रीन है तो मैं इसको यहाँ पर कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग नेक्स्ट लाइन में नोट करना है इसको। ये सेकंड लाइन पे लिखा जाएगा इस तरह से। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इतना समझ में आ गया क्या करा है मैंने कुछ नहीं करा है, बस वो ब्रैकेट के अंदर का ना सॉल्व किया है। ओके, अब इसको मैं अगर और सॉल्व कर दूं, आप जरा मुझे सॉल्व कर करके वैल्यूज बताते रहो, क्या वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करते रहो बच्चों। सर 25,000 अपॉन 1.20 1.20 नहीं बेटा, 1.10 तो पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ रुको, वो पावर है बेटा, न्यूमेर इंटू नहीं है, वो पावर है। 1.1 हो गया। अब 1.1 इंटू 1.1 इस तरह से सॉल्व होगा ना, तो ये बन ओके जाएगा ओके 1.121। यस 1. कितना? सर 1.20 बनेगा ना? नहीं बेटा, 1.20 कैसे बनेगा, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, रुको। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका, पावर कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स में भूल गए बच्चों के स्कूल में कैसे करते थे। 1.1 की तो 2 बार का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 1.1, और अगर पावर हमें 3 है मींस क्यूब है, तो उसको सॉल्व करना है तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ये क्यूब की तरह सॉल्व किया जाएगा। अगर जितनी पावर्स बढ़ती रहेंगी उतने ही न्यूमेरिकल हाँ। बढ़ते रहेंगे। तो आप जरा सॉल्व करके देखो कैलकुलेटर में, जरा कितना आ रहा है। 1.10 multiply 1.10 तो 1.21 आ रहा है स्क्वायर इसका। 1.21 आएगा ना, तो सेकंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका कितना आएगा, इसमें फिर से 1.21 में इसको जोड़ देंगे, आई मीन 1.331। वेरी गुड बेटा, 331 वेरी गुड। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। सर 1.4641। हाँ रुको एक मिनट, बताओ 1.464। नेक्स्ट बताओ 1.61051। हाँ तो 1.61 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके, अब लास्ट वाली वैल्यू बताओ। 1.77। 1.77 ना। अब ये तो रहा 1.61 सर 77। अच्छा, अब तो ये तो रहा बच्चे, जब मैंने तुम्हें टोटल सॉल्व करना बता दिया, लेकिन इसका आसान रास्ता, मैंने आपको इतने लंबे स्टेप ना लेने पड़े, इसके लिए मैंने आपको एक आसान रास्ता बताया, जो मैंने अभी आपको लिंक भेजा था। जल्दी से आप उस जो टेबल मैंने डाउनलोड करवाई थी ना अभी एक लिंक से, वो टेबल खोलो जरा, और उस टेबल के सेकंड पेज में आ जाओ। और सेकंड पेज में दो टेबल दे रखी है, एक दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, और एक दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 एन्युइटी, राइट। अब अगर इसको आप थोड़ा जूम करके देखो, 10% रेट थी ना हमारी, है ना, यस सर। है ना। तो देखो 10% रेट अगर दे रखी है, रुको मैं अभी इसको सॉल्व करके दिखा दूं, चलो रुको पहले 1 मिनट रुको। हाँ,
पहले इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर तुम्हें शायद अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब इतना समझ में आ गया, मुझे जल्दी से ये बताओ, इतना समझ में आ गया सबके? किसी को कोई डाउट इतने में नहीं है ना? चलो ठीक है, अब जल्दी से 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कर दो, कितना आएगा? जल्दी बेटा सब लोग पार्टिसिपेट करो क्लास में, फिर ऐसे घंटे लग जाएंगे और आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे एग्जाम से पहले पहले। तो सब लोग आंसर देते रहो, जो जिसको जो दिख रहा है। पहले का आंसर क्या आएगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना होगा? 22,000 कितना? 727। दूसरा चेक करो अब, प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 121 12,397 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.331 7513 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1.464 कितना होता है? 0 होता है। कुछ नहीं पता तुम लोगों को। फिर आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 1.6 7453 प्लस लास्ट में 6,000 डिवाइडेड बाय 1.77 33.8 है ना, लेकिन इसको 3390 कर लो। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट फॉर्मूले का। फिर एन में जाएंगे, माइनस करना है हमें 50,000 से। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो। 22,727 प्लस 12,397 प्लस 7,513 प्लस 0 प्लस 7,453 प्लस 3390। ये वैल्यू बन गई बच्चों 53,480 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू, आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आंसर होगा पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव 480। ये आंसर है एनपीवी का। तो मैंने क्या कहा था, अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए? एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी पॉजिटिव में उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब ये बच्चों एक तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका जो हमारे लिए थोड़ा समझने के लिए इजी होगा। पहले अच्छा ये बताओ, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन के समझ में नहीं आया? इतना कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ कि दूसरा कैसे होगा। आप लोगों को जो सही लगे फिर आप लोग वो करिएगा। चलो अब एक हम ना टेबल बनाएंगे और उसकी टेबल की हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, पहला कॉलम हो जाएगा, पहला कॉलम होगा ईयर्स के लिए, दूसरा कॉलम होगा पीवीएफ एट द रेट, कितनी थी रेट? 10%। फिर लिखेंगे प्रोजेक्ट 1 और फिर लिखेंगे प्रोजेक्ट 2। सही है। अब ईयर जल्दी से बताओ मुझे, ईयर कितने थे हमारे? 6 ईयर थे ना? 6 ईयर। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जल्दी से मुझे वैल्यूज बताते रहो बच्चों। प्रोजेक्ट 1 में कितने कैश इनफ्लो जनरेट हो रहे थे? पहले साल था 25,000, फिर 15,000, 15,000, फिर 10,000, 10,000, फिर नील, फिर 12,000, 12,000, फिर 6,000, ओके, अब प्रोजेक्ट 2 की वैल्यू देखो जरा जल्दी से। 10,000,
अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, इसमें एक सेकंड आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। I think अगर हम यहाँ इसको मैं हेडिंग में दे देता हूँ, आप लोगों को याद कर रखने में जरा आसानी हो जाएगी। ये हो जाएंगे कैश इनफ्लोज, ये हो जाएगा कैश फ्लो। आप बताओ बच्चों सेकंड ईयर के लिए 10,000 10,000, ठीक है। 12,000, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 10,000 फिर 18,000, 10,000 12,000 12,000, फिर 18,000, नेक्स्ट 25,000, 25,000, नेक्स्ट 8,000, ओके 8,000, लास्ट 4,000। 4,000, 7. ओके इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो बच्चों, yes sir, कॉस्ट अगर 10% जो मैंने अभी आपको टेबल भेजी थी ना, उसमें जरा 10% वाली रेट में देखो कितनी वैल्यू दे रखी है। सेकंड पेज की पहली जो टेबल है ना बच्चों, सेकंड पेज की पहली टेबल जो है उसमें 10% पे देखो रेट के अकॉर्डिंग 1 ईयर सेकंड ईयर में दे रखी होंगी वैल्यू। पहले साल जो वैल्यू होगी आई थिंक होगी 909 दिख रही है, सेकंड होगी 0.826, थर्ड होगी 0.751 और फिर 0.683, फिर 0.621, फिर 0.564। ये टेबल मैंने देखो कहीं से नहीं ली है, वो जो गिवन है हमारे पास उस टेबल में से ही उठाया गया है। ओके अब हमारे पास ये देखो पीवी ऑफ कैश फ्लो करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस 25,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000 को इस 826 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना करना होता है बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा पहले साल के लिए 22,725, फिर होगा 12,390, फिर होगा 7,510 और यहाँ पर नील ही रहेगा। फिर नेक्स्ट 7,452 हो जाएगा, देन 3,384। ओके अब सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कैश इनफ्लो वाले कॉलम को फिर से पीवीएफ से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले साल बन जाता है ये 9090, दूसरे साल बन जाएगा 9912, तीसरे साल 13,518, देन नेक्स्ट 17,075, देन नेक्स्ट 4,968 एंड देन लास्ट 2,256। इस तरह से बन जाएगा। जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जल्दी चेक करो और बताओ मुझे। कोई डाउट? जल्दी रिप्लाई करो बच्चों। नो सर। कोई डाउट नहीं है? no sir, ठीक है, अब देखो इस टेबल में हमने क्या करना है, हमें जो कंसिडरेबल वैल्यूज हैं वो दो हैं, प्रोजेक्ट 1 के लिए पीवी ऑफ सीएफटी और प्रोजेक्ट 2 के लिए पीवी ऑफ सीएफटी। अब इसका क्या कर देना है, हमने यहाँ पर टोटल कर देना है। अगर हम टोटल करें इस फर्स्ट कॉलम का तो जो वैल्यू इनका आएगी वो बनेगी 53,461 एज इट इज, जैसे कि हमने इससे पहले वाले में भी किया था। सेकेंडली अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 56,819। चेक कर लो अगर किसी को करना है तो। और इसको हम बोलेंगे बच्चों टोटल। ठीक है, देन नेक्स्ट
हमें इस पर कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी वो हम इसमें से घटा देंगे, तो लेस कर देते हैं, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो उसको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों ही केसेस में कितना था, 50,000 रुपया। ओके, अब जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे एनपीवी। अब देखो पहले केस में पॉजिटिव आ रही है 3461, दूसरे केस में आ रही है पॉजिटिव 6819। बस इतना सही है। जल्दी से देखो, अगर कोई डाउट है तो बताइए। और लास्ट में अब हम एक नोट पास कर देंगे इसके रिजल्ट के लिए, 10 NPV is positive in both the cases. Full stop. Since cost is the same, project 2 is to be preferred because it provides higher NPV as compared to project 1। फुल स्टॉप। ये आंसर आपका अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट तो बताइए। नो सर। कोई डाउट नहीं है? दोनों मेथड में से आपको मैंने बता दिया, अब आपको दोनों मेथड में से जो भी मेथड सुटेबल लगे आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सर फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी है। फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी है। देखो जो टेबल वैल्यूज है ना वो तुम्हें एग्जाम में मिलेंगी, तो ऐसी कोई मत सोचना कि उसमें टेबल वैल्यू की वजह से वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अब जो भी सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा एक WhatsApp में ही, तो आप लोग असाइनमेंट भी करिएगा। ओके ओके सर। अब नेक्स्ट करें क्या के लिए इतना बताओ नेक्स्ट टॉपिक कराएं या कल करें नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक कर अभी लें? करते हैं। अभी कर लें? यस सर। चलो कर लेते हैं फिर, कोई नहीं। रुको मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी फिर। अच्छा जल्दी से एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन की फोटो खींचो, ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये मैं आपको अभी WhatsApp में भी पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये सॉल्व करके आप लोग, मैं एक लिंक बना रहा हूँ WhatsApp में, उसमें जमा करना होगा आपको। इसका मैं रख देता हूँ NPV न्यूमेरिकल टाइटल रख रहा हूँ, इसमें जाके आपने अपनी फाइल अपलोड करनी है। जल्दी से नोट कर लो, और किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
एक न्यूमेरिकल मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोगों को उसमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं आप टॉपिक। ये डाल दीजिए जल्दी से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। या एक सेकंड रुको, आपको इससे पहले ना एक टॉपिक और करा देता हूँ, रुको एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, मैं आपको दूसरी सी में, क्योंकि वो एनपीवी के तरह ही है, तो पहले एक मुझे लगता है आपको पहले वो सॉल्व कर लेना चाहिए। जल्दी से हेडिंग डालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। टॉपिक का नाम होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बच्चों क्या होती है ना, ये बेसिकली सेम होती है, ये सेम होती है एनपीवी के फॉर्मूले से। देखो ये फॉर्मूला एनपीवी का है ना, लेकिन यहां पर क्या होता है कि इस एनपीवी में जहां पर साइन माइनस का था ना यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन आ जाएगा डिवाइडेड का, तो ये अब एनपीवी से कन्वर्ट हो गया है पीआई में। पीआई बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम रेटिंग कर रहे होते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की रैंकिंग क्या आएगी, प्रायोरिटी क्या रहेगी। जैसे कि अगर अब हम यहाँ पर देखें, इसी टेबल में दिखा देता हूं आपको मैं पीआई कैसे कैलकुलेट होगी। पीआई देखो, पीआई का फॉर्मूला मैंने क्या कहा कि सीएफटी मींस जो टोटल कैश फ्लोज होते हैं, टोटल ऑफ, लिख दो इसको, पीवी ऑफ सीएफटी। तो इसका पीवी ऑफ सीएफटी डिवाइडेड बाय आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर हम सिंपली फॉर्मूला लेके चलें। तो आप देखो न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, तो जरा चेक करो तो कितनी वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू बनेगी डिवाइड बाय 50,000 करके 1.06। ये पहले प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगी, 07 कर लो इवन इसको। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर बनेगी 56,819 डिवाइडेड बाय 50,000, 1.14 आ रही है, 1.14। अब इस पीआई के बेसिस पे ना प्रोजेक्ट्स को ना रैंकिंग दी जाती है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं और पीआई के बेसिस पे रैंकिंग दी जानी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जिसकी पीआई ज्यादा है उसकी रैंकिंग भी ज्यादा होगी। तो जो इससे पीआई 1.14 है तो इसकी रैंकिंग हो गई 1, और इसकी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी सेकेंडली ज्यादा थी। अगर किसी को कोई डाउट तो बताइए। हाँ देखो, पीआई मैंने जस्ट इसीलिए आपको अभी बता दिया क्योंकि ये सेम होता है एनपीवी के, बस माइनस के साइन की जगह डिवाइडेड बाय का साइन लगा देना है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, मैसेज कीजिए, बताइए माइक खोल के, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब। और अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है या अगर आपको पहले वाली मेथड इजी लग रही थी तो मैं पहली वाली मेथड से भी करके दिखा देता हूँ इसको कि पहली वाली मेथड से पीआई कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास पूरी वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, इज इक्वल्स टू 53,480 डिवाइडेड बाय, ये देखो 50,000। मैंने कुछ नहीं करा, इस माइनस के साइन की जगह डिवाइड का साइन लगा दिया है, तो यहाँ पर जो आ रहा है आंसर वो बन जाएगा 53,480 डिवाइडेड बाय 50,000, 1.07, 1.07। ओके वेरी गुड बेटा, सब समझ लो ना। इनमें से बेटा एक न्यूमेरिकल आप लोगों का ज्यादा चांसेस रहेंगे आने के इस चैप्टर से, तो मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा आप लोग ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ते जितना हम अच्छा मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज IRR। जल्दी से हेडिंग डाल दो।
बेटा नोट्स बनाते रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्स बहुत जरूरी हैं। और कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, हमारी 2 से 3 यूनिट हो गई हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास से वो कल हो या परसों हो, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और ये असाइनमेंट आप लोग करते रहो जो आपको मिलता जा रहा है। चलो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? बेसिकली किसी प्रोजेक्ट पर पाने वाली वैल्यू मींस जो हमें अर्निंग्स हो रही है वो किस रेट पर हो रही है, इज दैट कॉल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसका यूज क्या क्या होता है? ये हमारे एनपीवी कैलकुलेशन में जहां पर हमने के लिखा था ना, उस के को सॉल्व करने के काम भी आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। और अगर इस वैल्यू से अगर हम कैलकुलेट करें प्रेजेंट वैल्यू, तो वो प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी अगर हम एनपीवी आईआरआर के बेसिस पे निकालेंगे तो वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का रूल क्या रहता है कि अगर आर जो है रिटर्न की वैल्यू है, तो के क्या थी? कॉस्ट की वैल्यू। तो अगर आर ग्रेटर होगा के से, सिर्फ उसी केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला यहाँ दे नहीं रखा है, चलो मैं आपके लिए ना एक फॉर्मूला बना देता हूँ, जरा रुको आप लोग। बच्चों सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपया है आज की डेट में, और आपसे बैंक वाला बोल रहा है कि आप मुझे 10,000 रुपये इस वक्त दे दो और मैं आपको 1 साल बाद 10,800 रुपये दूंगा। तो उसने, देखो बच्चों, पैसे की बात करी, उसने ये नहीं बोला कि आपको कितने रेट पर वो पैसा वापस करने वाला है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो उसने पैसा दिया उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी रिटर्न्स की वैल्यू, और रिटर्न को हम जनरली डिनोट करते हैं विद आर। और अगर इसका फॉर्मूला बना दूं मैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 10,800 माइनस 10,000। इससे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितना रिटर्न मिला, है ना, ये तो पता चलेगा। डिवाइडेड बाय 10,000 बेस वैल्यू मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने तो 10,000 पे लगाया था ना, उसके बदले उसने मुझे कितना दिया? 10,800 रुपया दिया। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 8%। अब अगर इसी के बेसिस पे मैं एक फॉर्मूला डिजाइन करना चाहता हूं, तो देखो बच्चों, CF1 क्या हुआ? 10,800, ठीक है, माइनस CF2, सॉरी CF0 आएगा। CF0 क्या था? क्योंकि इसने मुझे मेरा पैसा जितना लगाया था उस पर पैसा दिया है, डिवाइडेड बाय किससे करूंगा मैं? CF0 से। ये क्या बना रहा है हमारा? ये बनाएगा बच्चों R। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, कुछ सोचो। CFO minus CFO is equal to upon CF1. बेटा एक बार दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई है, आपके पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। CFO minus CFO upon CF1 is equal to R. हाँ, ये फॉर्मूला तो बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अब एनपीवी के बेसिस पे, देखो एनपीवी का मैं तुम्हें दोबारा से फॉर्मूला दिखा देता हूँ क्या था। वो फॉर्मूला था ये। अब अगर मैं इसके बेसिस पर अगर देखूं तो आपको क्या लगता है क्या फॉर्मूला बनना होगा इसका? सर R is equal to होगा। हाँ 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 बेटा, तो देखो R is equal to F CFO minus CFO upon CF1 होगा शायद। नहीं, जो नीचे अपॉन वाली वैल्यू है सर, वो R से मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? क्या हो सकती है? अगर वो इक्वल
अपॉन के नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो r से मल्टीप्लाई हो जाएगी। r से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, सही बोल रहे हो। सर तो फिर देखो तो बेटा, formula अगर हम बन- इसको एलसीएम बेसिस पे सॉल्व करें तो r डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यस। तो यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना बच्चों, फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूं, एनपीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर इफ एनपीवी इज कैलकुलेटेड on the basis of IRR। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि एनपीवी की वैल्यू क्या हो जानी है, उस वक्त 0 हो जानी है। तो 0 हो जानी, दैट मीन्स हमें जो फॉर्मूला बनाना होगा वो बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ CF इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एनपीवी। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CF 0 करके। तो अब अगर देखो इस फॉर्मूले में r इक्वल्स टू में था ना, लेकिन अब मैंने किसको ले लिया है, इसको, दैट मीन्स मैंने इसको तो ट्रांसफर कर दिया कहां बच्चों, यहां पर, और इस r को कहां ट्रांसफर कर दूंगा मैं, डिनोमिनेटर में। समझ में आया। तो अब ये वैल्यू जो बनेगी वो आई मीन फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। CF1 CF0 अपॉन r। अरे बच्चे समझ में, सिर्फ मैंने वैल्यूज को ना इंटरचेंज कर दिया है। अभी मैं बताता हूं किस तरह से। यहां आ जाएगा r और यहां पर आ जाएगा माइनस CF 0। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चे, ठीक है। सर ये होल अपॉन नहीं होगा। होल अपॉन ही होगा वो, लेकिन ना जो CF है उसको हम 0 को लास्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा प्राइम कंसर्न क्या रहता है, ये कैश इनफ्लो रहता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब सर ये एक बार और समझा दीजिए। देखो हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना, ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखो स्क्रीन पर जी ये कैसे बना, ये समझ में आ गया ना। इसके साथ हमें ये याद रखना है कि एनपीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एनपीवी हमने IRR के बेसिस पे कैलकुलेट किया हो तो, राइट। अब अगर मैं इस CF0 को अगर मैं यहां ले जाऊं तो वैल्यू क्या बन गई, R इंटू CF0 इज इक्वल टू CF1 माइनस CF0। यही तो वैल्यू बनी। तो मैंने क्या करा, इसको R के बेसिस पे एक तरह से डिस्काउंटेड कर दिया। तो मैंने जो यहां पर एक तरह से फॉर्मूला कुछ हमारा ये इस तरह बन रहा था, कुछ इस तरह से बनना था ना। तो मैंने अब इसको इस R को यहां से उठाकर यहां रख दिया है, तो फॉर्मूला वापस से इस तरह से बन गया। आया समझ में। मैंने Yes, sir. बस जो यूनिटरी मेथड हम करते थे ना मैथ्स में बचपन में, सिर्फ वो मेथड लगाइए, ठीक है। अब क्योंकि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग हमेशा होती है ऑन द बेसिस ऑफ 1 प्लस। CF1 के नीचे। हाँ बेटा 1 प्लस के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये रहा बच्चों तुम्हारा फाइनली फॉर्मूला। हाँ आया समझ में। और इसमें भी हम सिग्मा की वैल्यू को लेंगे, तो एक में रुको सिग्मा की वैल्यू को भी ले लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ आ जाएगा T और यहाँ आ जाएगा I, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ऐसा कुछ जरूरत है नहीं है। इसको I बोल लो या R बोल लो, ठीक है। मैं चलो R बोल लेता हूँ इसको, क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है, राइट। ये बन जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला किसके लिए, IRR के लिए। इसको भी यहां से हटा दो। अब बच्चों ये ना बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है IRR, और रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये है कि जैसे कि हम लोग अभी तक क्या करते थे, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने आंसर हमें मिल जाता था। लेकिन IRR के केसेस में ऐसा नहीं है। IRR के केसेस में ना बच्चों हमें ये मानना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम जो मेथड लेके चलेंगे ना, ट्रायल एंड एरर उसका नाम होता है, ट्रायल एंड एरर बेसिस। मतलब हम ट्रायल करेंगे अलग अलग आंसर्स को IRR कैलकुलेट करने के लिए। ओके
इसको इस तरह से नोट कर लो। अब क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसके आगे का एक न्यूमेरिकल मैं कल कराऊंगा या कल जब भी मेरी क्लास होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप लोग इन सारे टॉपिक का रिवीजन अच्छे से कर लेना, तभी इसमें आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक सेकंड बताना इसको। बच्चों आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ये सारे आप लोग रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल अब स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के। चलो अभी मैं अटेंडेंस भेज दे रहा हूँ और एक असाइनमेंट मैंने भेज दिया है, तो उस असाइनमेंट को सॉल्व करके जल्दी से जमा करो। ओके, थैंक यू।